बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं रमशा साजर। मैं हूं राफे मिर्जा और मैं हूं अफरीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। ओपोजिशन के रद्द अमल का डर, इंपोर्टेड हुकूमत क्यों आई, मौलाना शेरानी का इत्तेहाद किससे, मिफ्ता ने खतरे की घंटी बजा दी, बिलावल भुट्टो ने पॉलिसी बता दी, बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब असेंबली का बजट इजलास कई घंटे ताखीर से शुरू हुआ तो स्पीकर ने लीगी रहनुमा अता तारड़ को ऐवान से बाहर जाने की हिदायत की। ताहम अता तारड़ जिद्दी बच्चे बन गए। स्पीकर कहते रहे अता तारड़ को ऐवान से बाहर निकाला जाए वरना बजट इजलास नहीं होगा। अता तारड़ ने ऐवान से बाहर जाने से इनकार किया तो पंजाब असेंबली में गो अता तारड़ गो के नारे लग गए। हुकूमती अराकीन ने 10 मिनट की मोहलत मांगी। अता तारड़ के जिद पर अड़े रहने के बाद इजलास दोपहर 1 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। पंजाब असेंबली का बजट इजलास कई घंटे बाद भी ताखीर का शिकार। हुकूमत और अपोजिशन के डेडलॉक के बाद इजलास शुरू हुआ तो गर्मा गर्मी हो गई। स्पीकर को लीगी रहनुमा अता तारड़ ऐवान में नजर आए तो परवेज इलाही ने नाराजगी का इजहार किया। स्पीकर ने कहा अता तारड़ किसी सूरत ऐवान में कबूल नहीं। पीटीआई अरकान ने भी अता तारड़ को बाहर जाने का कहा तो लीगी रहनुमा अड़ गए, बाहर जाने से इनकार कर दिया, जिस पर ऐवान गो अता तारड़ गो के नारों से गूंज उठा। ऑपोजिशन लीडर सिप्तैन खान ने कहा जब तक स्पीकर के तहफ्फुज़ात दूर नहीं हो जाते इजलास की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाएंगे। नहीं, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा, मान वाली बात मैंने बिल्कुल नहीं वैसे कह रहे हैं कि चौधरी परवेज इलाही साहब की रूलिंग आ गई है और हम उसके साथ मुत्तफिक हैं कि जब वो हाउस के मेंबर नहीं है तो उनको बैठना नहीं चाहिए। ऐवान में मचा हंगामा तो हुकूमती अरकान ने सेफ रास्ता मांग लिया। 10 मिनट का वक्फा लेने की दरख्वास्त की ताकि अता तारड़ को बहला फुसला कर बाहर ले जाया जाए। ताहम अता तारड़ जिद्दी बच्चे की तरह ऐवान से चिमटे रहे, जिसके बाद इजलास दोपहर 1 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। पंजाब का बजट तो पेश ना हो सका, ताहम हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बजट इजलास से मुतालिक मुज़ाकरात कामयाब हो गए। दोनों के दरमियान जारी डेडलॉक खत्म हो गया है। हुकूमत ने अपोजिशन रहनुमाओं पर कायम किए जाने वाले मुकदमात वापस लेने का ऐलान कर दिया। मुज़ाकरात पर अमल दरामद के लिए 2 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। ज़राए के मुताबिक कमेटी मुतालबा तस्लीम किए जाने को यकीनी बनाएगी। पूरे होंगे सारे मुतालबात, वापस लिए जाएंगे मुकदमात। हुकूमत और अपोजिशन का डेडलॉक 10 घंटे बाद खत्म हो गया। बजट इजलास से कबल हुकूमत और अपोजिशन की बैठक लगी। अपोजिशन ने मुतालबात सामने रखे, कहा पीटीआई रहनुमाओं पर मुकदमात वापस लिए जाएं, असेंबली स्टाफ पर दर्ज मुकदमात भी वापस लिए जाएं। आईजी पंजाब एडवाइजरी कमेटी के सामने माफी मांगे। 10 घंटे तक हुकूमत और अपोजिशन दोनों डटे रहे, जिसके बाद हुकूमत झुकने पर मजबूर हुई और पीटीआई के तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए गए और बिल आखिर ये तय पाया कि हुकूमत वो मुकदमात वापस लेगी। एक कमेटी बनाई है जो कमेटी इस बात को मॉनिटर करेगी क्या मुकदमात जो हैं वो कितने जल्द अज जल्द वापस हो सकते हैं। हुकूमत ने मुआहदा किया कि आपसे किया वादा पूरा होगा और एक कमेटी बना दी गई है जो उसको देखेगी और इंशाल्लाह मिलके चलेंगे और वापस हुकूमत ने मामले पर नजर रखने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी मुतालबात तस्लीम किए जाने को यकीनी बनाएगी। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर सिप्तैन खान ने कहा है कि 12 करोड़ अवाम के लिए जो बजट पेश होना था वो हुकूमत की अना की नजर हो गया है। ऐवान में पुलिस भेजी गई। हमने जवाब चाहते हैं कि पीटीआई के रुकन असेंबली मियां महमूद रशीद ने कहा कि हुकूमत ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। मियां असलम बोले कि 2 बजे बजट पेश करना था, 8 बजे इजलास शुरू करना था। ऐवान इस वक्त तक नहीं चलेगा जब तक आईजी और चीफ सेक्रेटरी नहीं आएंगे। करोड़ अवाम का यहाँ इजलास और यहाँ उनके हकूक की बात होनी है तो क्या आईजी पंजाब या चीफ सेक्रेटरी पंजाब उन 12 करोड़ अवाम के टैक्स पेयर से
उन्हीं के पैसे से उनकी तनख्वाह नहीं बनती, वो आए, वो जवाब दें कि उन्होंने हाउस का तकद्दुस तो हम बना रहे हैं, हाउस के अंदर पुलिस उन्होंने भेजी। ट्रेरी बेंचों की तरफ से मुसलसल एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार किया गया। जो वाक़यात हैं वो सारे सामने रखेंगे और आईजी और चीफ सेक्रेटरी वहाँ पर मौजूद होंगे, वो जवाबदेह होंगे, वो मौजूद होंगे, लेकिन डेलिबरेटली उन्हें हाउस के अंदर आज नहीं लाया गया। बजट 2 बजे का इन्होंने बजट हाउस के अंदर प्रेजेंट करना था, 8 सवा 8 बजे जाके ये इजलास शुरू कर रहे हैं। ये हाउस उस वक्त तक नहीं चलेगा जब तक आईजी चीफ सेक्रेटरी हाउस के अंदर नहीं आएंगे। हाउस का तकद्दुस ये पमाल कर रहे हैं। और दूसरी जानिब लीगी रहनुमा अता तारड़ ने ऐवान में गर्मा गर्मी का गुस्सा ऐवान से बाहर आकर निकाला। मीडिया से बातचीत में कहा कि आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी की तस्दील नहीं होने देंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद जमा है, तादाद भी पूरी है, बल्कि मतलूबा तादाद से 11 वोट ज़्यादा हैं। अवैस लगारी बोले कि स्पीकर किस हैसियत से आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को बजट इजलास में बुलाना चाहते हैं। अहमद मलिक ने ऐवान में होने वाले हंगामे की मसम्मत की। और चीफ सेक्रेटरी को बुलाने की इंटेंशन मैलिफाइड है। इन्होंने आज रूलिंग दी कि मैं इसलिए बजट नहीं पेश होने देता क्योंकि आईजी और चीफ सेक्रेटरी इधर गैलरी में नहीं बैठा हुआ। ये कौन सा कानून है भाई? बजट हमने पेश करना, हम आवाम के नुमाइंदे हैं। तो हमारे पास वजीर आला बनाने के लिए जो मुजव्वज़ा तादाद है 186 की, उससे 11 मेंबर ज्यादा हैं। मगर ये चीफ सेक्रेटरी और आईजी को बुलाने की जो जिद है, उनकी तस्लील करना जो मकसूद है, ये ख्वाब पूरा नहीं होगा। और ये मत भूलिएगा कि आपके खिलाफ एक तहरीक अदम-ए-एतमाद भी मौजूद है, जिसके लिए सिर्फ 186 मेंबर चाहिए। लीगी रहनुमा अता तारड़ ने पंजाब असेंबली के मुकद्दस ऐवान का तकद्दुस पामाल कर दिया। असेंबली फ्लोर पर नाज़ेबा हरकत की। अता तारड़ ने आईने पाकिस्तान उठाकर गाली का इशारा दिया। परवेज़ इलाही ने अता तारड़ को रुकन असेंबली ना होने पर ऐवान से निकालने का कहा था। अवाम ने सोशल मीडिया पर लीगी रहनुमा को नाज़ेबा हरकत पर आड़े हाथों ले लिया। नून लीगी रहनुमा अता तारड़ की पंजाब असेंबली में नाज़ेबा हरकत। पंजाब असेंबली के मुकद्दस ऐवान का तकद्दुस पामाल कर दिया। असेंबली फ्लोर पर नाज़ेबा हरकत की। अता तारड़ ने आईने पाकिस्तान उठाकर गाली का इशारा दिया। परवेज़ इलाही ने अता तारड़ को रुकन असेंबली ना होने पर ऐवान से निकलने का कहा था। अवाम ने सोशल मीडिया पर लीगी रहनुमा को नाज़ेबा हरकत पर आड़े हाथों ले लिया। पंजाब असेंबली के 20 हलकों में ज़िम्नी इंतखाब में लोटों से 2-2 हाथ की तैयारी। कप्तान ने अपने खिलाड़ी मैदान में उतार दी हैं। पीपी 158 लाहौर से मियां अकरम उस्मान लोटे अब्दुल अलीम खान से गद्दारी का हिसाब लेंगे। पीपी 217 मुल्तान से जैन कुरैशी मुनहरिफ रुकन सलमान नईम के मद्दे मुकाबिल होंगे। ज़िम्नी इंतखाब 17 जुलाई को होंगे। पंजाब असेंबली के 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाब, लोटों के फूलेंगे पांव और हाथ। कप्तान ने खिलाड़ी मैदान में उतार दिए। पीपी 158 लाहौर से मियां अकरम उस्मान अब्दुल अलीम खान से गद्दारी का हिसाब लेंगे। पीपी 217 मुल्तान से जैन कुरैशी वालिद की शिकस्त का बदला लेने के लिए तैयार हैं। सलमान नईम को धूल चटाएंगे। पीपी 7 रावलपिंडी में शब्बीर आहवान मुनहरिफ रुकन राजा सगीर से जोर आजमाई करेंगे। पीपी 83 से हसन असलम लोटे मलिक गुलाम रसूल सांघा को चित करने के लिए बेताब हैं। पीपी 90 से इरफान न्याजी की मुनहरिफ रुकन सईद अकबर नुमानी से पंजा आजमाई होगी। पीपी 97 से अली अफजल शाही का मुनहरिफ रुकन मोहम्मद अजमल चीमा से सामना होगा। पीपी 125 से मियां मोहम्मद आजम भी मुखालिफ फैसल हयात जिब्वाना को दिन में तारे दिखाएंगे। पीपी 127 से मोहम्मद नवाज भरवाना लोटे मेहर मोहम्मद असलम के खिलाफ रंग में उतरेंगे। पीपी 140 से खुर्रम वर्क और मियां खालिद महमूद के दरमियान जोर का जोड़ पकड़ेगा। पीपी 167 से आतिफ चौधरी ने लोटे नजीर चौहान के खिलाफ हिकमत अमली तैयार कर ली। पीपी 168 से नवाज अवान ने असद खोकर के खिलाफ भरपूर तैयारी कर ली है। पीपी 202 साहिवाल से पीटीआई के मेजर सरवर मलिक नुमान लंगड़ियाल के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। पीपी 224 से आमिर इकबाल शाह जवार हुसैन वड़ाइश को हराकर पीटीआई का इकबाल बुलंद करेंगे। पीपी 228 से इज्जत
जावेद खान नजीर अहमद खान को हराकर पार्टी में इज्जत बढ़ाएंगे। PP 272 से मौज़म जतोई मुनहरिफ रुकन जहरा बतूल को नानी याद कराएंगे। PP 273 से यासिर जतोई भी साथ छोड़ने वाले मोहम्मद सब्तैन रजा के खिलाफ मौके पर चौका लगाने के लिए तैयार हैं। PP 282 से कैसर अब्बास मुनहरिफ नजीर अहमद खान के मद्दे मुकाबिल हैं। PP 288 से सैफुद्दीन खोसा लोटे मोहसिन अता खान खोसा के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। और खबरों में अब आगे देखिए। फजलुर रहमान को बड़ा झटका। और KP बजट। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमजा शहबाज और मरियम सफदर से अहकामात लेता है। ये इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाकर धांधली से इंतखाबात जीतना चाहते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान बरस पड़े किसान कन्वेंशन से खिताब के दौरान बोले, ये हुकूमत मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं लाई गई, ये माफियाज एक एजेंडे के तहत आए हैं, जो हुक्म वाशिंगटन से आएगा वो ही मानना है। नैब के ऊपर शहबाज शरीफ बैठ गया है। मुल्क पर मुसल्लत अमरीकी गुलामों को रूस से तेल खरीदने की जरूरत नहीं है। वाज़ेह किया कि रूस यूक्रेन जंग की वजह से गंदम दरामद मुतासर हुई और इसी जंग की वजह से कई ममालिक का हड़ताली का खदशा है। ये जो हुकूमत लाई गई है ये एक मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं लाई गई, ये अवाम की खिदमत। कह रहे थे जी महंगाई कम करेंगे, तो महंगाई तो इन्होंने 2 महीने में वो महंगाई की है जो 3.5 साल में नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके, वो जो इलेक्शन कमिश्नर है वो हमें पता है कि हर हफ्ते हर वीकेंड पे जाता किधर है, हुक्म लेता है वो जाके उससे हमजा से और मरियम से कि और बैठ के हल्का बंदियां की जा रही है कि नून लीग जीते। ये पूरी प्लानिंग इनकी हो रही है क्योंकि ये साफ और शफाफ इलेक्शन ये कभी जीते ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन को साथ मिला के पूरी मिल के इनकी सिर्फ अब एक कोशिश है कि धांधली से इलेक्शन जीते। अब FIA खत्म, सारी इनकी केसेस खत्म। नैब के ऊपर अब शहबाज शरीफ बैठ गया, बिल्ले को बैठा दिया दूध की हिफाजत करने के लिए। नैब भी अब खत्म, सारे केसेस जरदारी के भी खत्म। जितनों के 10 साल इन्होंने जो दोनों ने मिलकर मुल्क को लूटा था वो सारे केसेस खत्म। ये लोग अवाम पाकिस्तानियों के लिए नहीं आए, जो लोग इनको लेके आए हैं, जिनके ये गुलाम है, एक उनका एजेंडा जिसमें आपके सामने है कि रूस का हिंदुस्तान 40% कम तेल खरीद रही है रूस से, अमेरिका का अलायंस में है, और पाकिस्तान ये उनके अमेरिका के गुलाम। इनकी जुर्रत नहीं है कि जो हमने शुरू बात की थी रूस से सस्ता तेल खरीदने के लिए, इनकी जुर्रत नहीं है वो तेल खरीदे कि जो उनकी अमेरिका चाहेगा वो ये करेंगे। जिसकी अलायंस है हिंदुस्तान की अमेरिका के साथ, मैं फिर से कहता हूँ वो तेल भी ले रहे हैं, वो हथियार भी रूस से ले रहे हैं, लेकिन गुलामों को इजाजत नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए दुनिया का इशू है आज। अब आप अगर जो भी तज्जिया पढ़ें तो खास तौर पे ये जो यूक्रेन और रूस की जंग है, इसके अंदर अब खौफ है लोगों को कि कहत पड़ेंगे कि जो उस जंग की वजह से जो गंदम मुतासर हुई है, गंदम की एक्सपोर्ट्स मुतासर हुई है, जो उनकी कीमतें बढ़ेंगी, तो खौफ ये है कि कई मुल्कों के अंदर कहत पड़ेंगे। PTI क़यादत को मुकदमात में उलझाना सियासी इंतकाम है। ये पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात पर असर अंदाज होने की मज़मूम कोशिशें हैं। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने पंजाब हुकूमत की मनसूबा बंदी से पर्दा उठा दिया। कहा क़यादत को मन घड़त केसेस में फंसाया गया है, अदालत से इंसाफ की उम्मीद है। हमारा मौक़िफ़ ये है, बिला वजह तहरीक इंसाफ की क़यादत को केसेस में उलझाया जा रहा है और हम इसको सियासी इंतकामी कार्रवाई समझते हैं। पुरअमन एहतजाज हमारा कानूनी आईनी हक है और हमने उससे तजावुज़ नहीं किया और न करने का इरादा है। हुकूमत की मनसूबाबंदी है और इसमें ज़िमनी इंतखाबात जो पंजाब में हो रहे हैं उन पर असरअंदाज होने की भी एक मज़मून। PTI रहनुमा फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि पंजाब में इलेक्शन से पहले धांधली की जा रही है, मुतल्लिका हलकों में तरक्याती काम करवाए जा रहे हैं। इंतखाबात का ऐलान होने के बाद 7 सेक्रेटरीज का तबादला किया गया। सुप्रीम कोर्ट तबादलों का नोटिस ले 17 जुलाई को मुखालफिन की जमानतें जब्त होंगी। 7 सेक्रेटरियों के तबादले हुए हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जब आपका इलेक्शन का शेड्यूल आ जाता है तो पंजाब हुकूमत या वफाक हुकूमत वो किसी किस्म की कोई पोस्टिंग ट्रांसफर नहीं कर सकती। हम इंतजार कर रहे हैं कि वो 7 सेक्रेटरी, जिसमें एक एजुकेशन का सेक्रेटरी है जिसका 90% रोल इलेक्शन के अंदर रिगिंग करने में, उस्ताद को, टीचर्स को, महकमा तालीम के मुलाजमीन और अफसरान को प्रिजाइडिंग अफसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर, पोलिंग अफसर के तौर पर डिप्यूट करने के हवाले से उसका किरदार है। तो जनाब सबसे पहले तो मेरा मुतालबा है इलेक्शन कमीशन इसका नोटिस ले, नहीं तो सुप्रीम
कोर्ट इसका नोटिस ले। किसी किस्म का कोई तरक्याती काम अनाउंस नहीं हो सकता जहां पर इलेक्शन हो रहे हो। प्री पोल रिगिंग बिल्कुल पूरे सज धज के और पूरी शान के साथ जारी और सारी है, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद इंशाअल्लाह 17 जुलाई को इनकी किस्मत में इनकी जमानतें जब्त होंगी। क्रॉसिंग का रास्ता बंद करो, हॉर्स ट्रेडिंग खात्मा का यही वक्त बेहतरीन है। चेयरमैन PTI ने मुनर्रिफ अरकान से मुतालिक रेफरेंस खारिज करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इनको रिजाइन करना चाहिए। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी ये कह रही है कि इलेक्शन कमिश्नर एक जानिबदार किस्म का आदमी है जिसके ऊपर हमें कोई इत्मीनाद ही नहीं, सारे फैसले ही हमारे खिलाफ करता है। कप्तान खुद मैदान में आके इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त नहीं। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अर्जी लिखी और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। वकील फैसल चौधरी ने मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस खारिज होने का फैसला चैलेंज कर दिया। दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि तमाम सबूतों की मौजूदगी के बावजूद भी अदम शवाहिद की बुनियाद पर रेफरेंस खारिज हुए। इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर आईनी करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन को जमहूरियत की बका के लिए हॉर्स ट्रेडिंग और फ्लोर क्रॉसिंग के खिलाफ फैसला देना चाहिए था। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन और राजा रियाज को फरीक बनाया है। मौलाना फजलुर रहमान के पुराने साथी बन गए हैं इमरान खान के इत्तेहादी। जमीयत उलमा इस्लाम शरानी ग्रुप ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मजहबी और सियासी मामलात पर इत्तेहाद का ऐलान कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मौलाना शरानी की PTI में शमूलियत का खैर मकदम किया। मौलाना शरानी बोले कि समाज और सियासत से जबर और निफाक का खात्मा इंतहाई जरूरी है। फजलुर रहमान का साथी बन गया कप्तान का इत्तेहादी। JUI शेरानी ग्रुप और PTI में इत्तेहाद, मजहबी और सियासी मामलात पर इत्तेफाक का ऐलान। इमरान खान से मौलाना खान मोहम्मद शेरानी से मुलाकात हुई। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मौलाना शेरानी ग्रुप का खैर मकदम किया। इमरान खान ने कहा अरफा मकासद के हुसूल के लिए जिद्दोजहद सियासत का इम्तियाज है। तहरीक इंसाफ आला सियासी और समाजी मकासद के हुसूल के लिए कोशां है। दोनों जमातों के माबैन तय पाने वाले मामलात की कामयाबी के लिए दुआगू हूँ। मौलाना शेरानी ने कहा इस्लामोफोबिया के तदराक के खिलाफ जिद्दोजहद मुश्तरकात में से है। समाज और सियासत से जबर और नफाक का खात्मा अहम जरूरत है। PTI की आला क़यादत ने शेरानी ग्रुप के इत्तेहाद का खैर मकदम किया और मुस्तकबिल में सियासी सतह पर साथ देने की यकीन दहानी भी कराई। सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि 25 मई जैसी पुलिस गर्दी आज तक नहीं देखी। पुलिस से बात करने की कोशिश की तो एहलकारों ने डंडे बरसा दिए। 3 वर्कर्स शहीद कर दिए गए। ये मम्मी डैडी पार्टी नहीं, अपने वर्कर्स का हिसाब लेंगे। PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद का दबंग ऐलान, कहा कि हम पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, किसी के गुलाम नहीं। हम एक पुरअमन मार्च के लिए अपना एहतजाज रिकॉर्ड करने की खातिर हम इस्लामाबाद जा रहे थे। जबरदस्ती मेरे ड्राइवर को गाड़ी से पुलिस ने घसीट के निकालने के बाद मुझे घसीटने की कोशिश की। मैं ये बता दूं वहाँ कोई लेडी पुलिस नहीं मौजूद। गाड़ी जब रोकी तो कम से कम 19 से 20 लोगों ने डंडे लेके मेरी गाड़ी पे मारना शुरू कर दिया। 3 हमारे वर्कर शहीद कर दिए। हम एक एक वर्कर का भी हिसाब लेंगे। तुम मम्मी डैडी पार्टी नहीं है, हम पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। हम महकूम नहीं है, किसी के गुलाम नहीं है। हम इंशाल्लाह एक आज़ाद कौम है, उसके लिए हम मुसलसल जद्दोजहद करें। फौज ना होती तो चीन मौजूदा हुकूमत की तरफ देखता भी नहीं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का बड़ा सियासी हमला, कहा शहबाज सरकार को कोई मुल्क $1 देने को तैयार नहीं। पाकिस्तानी की अक्सरियत हुकूमत से जल्द छुटकारे के ख्वाहिशमंद है। शेख रशीद ने पेशगोई की कि बहुत जल्द नून और शीन के हालात सबके सामने आ जाएंगे। बैसाखियों पर खड़ी हुकूमत धड़ाम से गिरेगी। बड़ा शोर डाल रहे हैं, चीन से इमदाद मिल रही है। ये चीन से इमदाद पाकिस्तान फौज की वजह से मिल रही है। आपको तो कोई $1 देने के लिए तैयार नहीं है। और ये नून और शीन के हालात भी आपको जल्द पता लग जाएंगे। लाहौर और फैसलाबाद में ज़िमनी इंतखाब होंगे और अवाम ने फैसला करना है। इस इम्पोर्टेड और चोर हुकूमत ने जाना है जितनी देर इनको सहारा देंगे लोग, बिल आखिर ये धड़ाम करके गिरेंगे। और सारे लोग, एक अक्सरियत मुल्क की बहुत बड़ी अक्सरियत इनसे जान छुड़ाना चाहती है। बदनसीबी से इनको बैसाखियों का सहारा है और ये बैसाखियाँ जो हैं कभी काम नहीं आएगी। आइंदा माली साल के लिए खैबर पख्तूनख्वा का 1332 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया है। तनख्वाहों में 16, पेंशन में 15% इजाफा कर दिया गया। 63,000 मुलाजमीन मुस्तकिल करने की मंजूरी भी दे दी गई है। 10 लाख मुस्तहिक खानदानों को रियायती निर्ख पर राशन दिया जाएगा। ग्रेड 16 तक पुलिस शहदा पैकेज को बढ़ाने की भी मंजूरी दी गई है। 418 अरब रुपए का तरक्याती बजट मंजूर किया गया। नौजवानों को 25 अरब रुपए के कर्जे दिए जाएंगे।
تنخواہوں میں 16, پینشن میں 15% اضافہ, صحت کارڈ پلس سے سرکاری ملازمین کو OPD کی سہولت. خیبر پختونخوا کا 1332 ارب روپے مالیت کا بجٹ پیش کر دیا گیا. بجٹ صوبائی وزیر خزانہ تیمور سلیم جھگڑا نے پیش کیا. بجٹ تقریر میں کئی انقلابی اقدامات کا اعلان کر دیا. بتایا تنخواہوں میں مجموعی طور پر 30% اضافہ ہوگا. 15% ڈسپیرٹی الاؤنس پہلے ہی دے چکے ہیں. وفاق سے آئل اور گیس رویلٹی کی مد میں 31 ارب روپے ملیں گے. ضم اضلاع کے اخراجات 223 ارب روپے ہوں گے. وزیر خزانہ نے کہا ہم نے وہ اصلاحات کی جو پہلے نہیں ہوئی. پینشن کے لیے 107 ارب روپے رکھے ہیں. صحت کے بجٹ میں 55 ارب کا اضافہ کیا ہے. 26 ارب لاگت سے 10 لاکھ خاندانوں کو خوراک ریلیف پیکج دیا جائے گا. کورونا میں کام کرنے والے 675 ایڈ ہاک ڈاکٹرز کو مستقل کیا جائے گا. NTCS کے 58,000 اساتذہ بھی جولائی سے مستقل ہوں گے. قبائلی اضلاع کے لیے 600 نرسز بھرتی کی جائیں گی. پیٹرول کی بچت کے لیے محکموں میں فلیٹ کارڈ متعارف کرایا جائے گا. گریڈ 16 تک پولیس شہداء پیکج کو بڑھانے کی بھی منظوری دی گئی. 418 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ منظور کیا گیا. نوجوانوں کو 25 ارب روپے کے قرضے دیے جائیں گے. صوبائی وزیر نے کہا خیبر پختونخوا خوددار صوبہ ہے. صوبے کے 4 کروڑ افراد نے نہ کسی کی غلامی کی اور نہ کر سکتے ہیں. ہم اپنے ایگزیکٹو الاؤنس کو چیف منسٹر صاحب کی ہدایت پہ ایک پرفارمنس الاؤنس پہ تبدیل کریں گے ان دفاتر میں جہاں پہ سب سٹاف کو جمعے آنے کی ضرورت نہیں ہے. وزیر خزانہ نے بتایا کہ ایگزیکٹو الاؤنس کو کارکردگی الاؤنس میں تبدیل کر دیا گیا ہے. سرکاری ملازمین جمعے کو ورک فرام ہوم کریں گے. عمران خان حکومت کے سر پر سوار ہو گئے. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل بجٹ کی بریفنگ کے دوران بھی عمران خان اور سابقہ حکومت پر اپنی ناکامی کا بوجھ ڈالتے رہے. پریس کانفرنس کے دوران بولے کہ جب ہمیں حکومت ملی تو کچھ معاشی مسائل موجود تھے. میں نے کبھی پاکستان کے ایسے حالات نہیں دیکھے. حکومت ہمیں ملی تو کچھ معاشی مسائل تھے. میں نے کبھی بھی پاکستان کے اس حالات نہیں دیکھے. میں 4-5 سال پہلے بھی وزیر رہ چکا تھا اور میں نے کہا یہ تو وہی مسئلے ہیں جو ہم 4 سال پہلے چھوڑ کے گئے تھے. میں ان کی برائی نہیں کر رہا ہوں جو PTI والوں کی, اس سے پہلے بھی یہ تو 20 سال سے پرانے مسئلے. ہر ملک کے پاس مسئلے ہوتے ہیں لیکن ان کامیاب ملکوں کے پاس اس کے حل بھی ہوتے ہیں. اب اس بار آئے تو 2500 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ ہے. تو آپ دیکھیں کہ مسئلہ تو وہی ہے سرکولر ڈیٹ کا, لیکن اب نمبر مطلب 5 گنا ہو گئے اور اس سال کے اندر 500 ارب روپے سرکولر ڈیٹ ایڈ ہوا ہے. مگر دیٹس ناٹ دی ایشو. میں آپ کو یہ بتا چاہتا ہوں کہ اس سال حکومت پاکستان نے یعنی کہ آپ لوگوں نے 1100 ارب روپے سے زیادہ پاور سیکٹر کو سبسڈی دی. شہباز حکومت نے بجٹ میں تعلیم کے شعبے کو نظر انداز کیا. صحت کے شعبے کے لیے بھی خاطر خواہ فنڈز نہیں رکھے. اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کہتے ہیں آج پورا ملک لوڈ شیڈنگ کے عذاب کا شکار ہے. پاکستان میں ہوا سے بجلی بنانے کے لیے بجٹ میں کوئی اقدامات نہیں کیے گئے. فیصل آباد کی صنعت حکومت کی جانب دیکھ رہی ہے. امپورٹڈ اشیاء پر پابندی لگائی لیکن اسمگلنگ نہیں روکی گئی. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ میاں شہباز شریف کی حکومت نے تعلیم کو کیوں اس طرح اگنور کیا ہے. سب سے بڑا شعبہ صحت کا شعبہ, اس کے لیے بھی وہ بجٹ دیکھنے میں ہمیں نظر نہیں آیا جو رکھا جانا چاہیے تھا. پورا پاکستان لوڈ شیڈنگ کے عذاب سے میں شامل ہے. ونڈ پاور جس کے بارے میں ہم نے سوچا ہی نہیں, ہم بدقسمتی سے اس بجٹ میں بھی اس انڈسٹری کے لیے کچھ نہیں رکھ سکے. میرا تعلق فیصل آباد شہر سے ہے. فیصل آباد شہر کی صنعت آج حکومت کی طرف دیکھ رہی ہے. ہم نے بے شک اس چیز پر پابندی لگا دی ہے کہ امپورٹ نہیں ہو سکتی. اسمگلنگ کے لیے کوئی ایسی منصوبہ بندی سامنے نہیں رکھی گئی. اس ملک میں اسمگلنگ کو روکا جائے گا. امپورٹڈ حکومت مہنگائی کا پہاڑ توڑنے کے بعد بھی IMF کو منا نہ پائی ہے. IMF نے پاکستان کے بجٹ پر تحفظات کا اظہار کر دیا جس کے بعد پاکستان کو 7ویں جائزے کے تحت 95 کروڑ ڈالر کی قسط کا فیصلہ نہ ہو سکا. IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس رواں ماہ کی 22 تاریخ کو ہوگا. پیٹرول کی قیمتوں پر سر تسلیم خام. بجلی گیس کے نرخوں میں اضافے پر جی حضوری. ٹیکسوں کی بھی بھرمار لیکن IMF کا پھر بھی ڈو مور. امپورٹڈ حکومت مہنگائی کا پہاڑ توڑنے کے بعد بھی IMF کو رام نہ کر سکی. بین الاقوامی مالیاتی فنڈ نے پاکستان کے بجٹ 2022-23 پر تحفظات کا اظہار کر دیا. پاکستان کو 7ویں جائزے کے تحت 95 کروڑ ڈالر کی قسط کا فیصلہ نہ ہو سکا. IMF کی ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس رواں ماہ کی 22 تاریخ کو ہوگا. ذرائع کے مطابق اجلاس میں پاکستان کو قرض کی فراہمی ایجنڈے میں شامل نہیں. وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ IMF نے ٹیکس مراد واپس لینے کی تجویز دی ہے. دیگر مالیاتی اداروں نے بھی قرض کو IMF کے توسیعی فنڈ سہولت پروگرام کے قرض سے مشروط کیا ہے. سابق عمران حکومت کے خلاف سازش کو کامیاب بنانے والوں کے لیے انعام کا قوی امکان. پاکستان کے FATF کی گرے لسٹ سے نکالے جانے کے امکانات روشن قرار دیے جا رہے ہیں. عالمی مالیاتی فنڈ FATF کے دباؤ کے باعث حکومت پیٹرولیم مصنوعات, بجلی اور گیس کے نرخوں میں مرحلہ وار سبسڈی بھی واپس لے لی ہے.
बैरूनी साजिश के अंदरूनी आलाकारों की मेहनत का पहला इनाम पाकिस्तान को फैटिफ की ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। सिफारती जराये का कहना है कि इस बात का कभी इम्कान है कि पाकिस्तान को 16 जून को फैटिफ की ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास 14 से 17 जून तक बर्लिन जर्मनी में मुनक्किद होगा। पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट में रहने से मुतालिक उमूर 15 और 16 जून को प्लेनरी सेशन में ज़ेरे गौर आएंगे। पाकिस्तान ने टास्क फोर्स की 34 शराइत में से 32 पर अमल दरामद करके सबूत फराहम कर दिए हैं। 2018 तक पाकिस्तान ने 27 में से 26 शराइत पर अमल दरामद मुकम्मल कर लिया था। पाकिस्तान को 4 साल में सिर्फ 6 शराइत की बिना पर 4 साल FATF की ग्रे लिस्ट में रखा गया। पाकिस्तान का केस पेश करने के लिए वजीर मुमलिकत बराए उमूर खारजा हिना रब्बानी खर को टास्क दिया। हिना रब्बानी खर वक्त के हमरा बर्लिन जाएंगी। मुतालिका तमाम उमूर की निगरानी बाज़ाब्ता तौर पर दफ्तर खारजा कर रहा है। पीपल्स पार्टी और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने वजाहत पेश करते हुए कहा है कि चेयरमैन PTI इमरान खान के दौरे रूस को उनके खिलाफ अदम एतमाद से जोड़ना बहुत बड़ी गलत फहमी है। सबूत यह है कि रूस यूक्रेन तनाज़े में इमरान हुकूमत की तरह हम भी गैर जानिबदार हैं। अगर दौरे रूस पिछली हुकूमत जाने की वजह होती तो इस जंग के बारे में हमारा मौक़िफ़ मुख्तलिफ होता। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन मामले पर पाकिस्तान कल भी न्यूट्रल था और आज भी है। पाकिस्तान में फूड इनसिक्योरिटी हमारे लिए बड़ा मसला है। जंग से पहले पाकिस्तान यूक्रेन से खाद, गंदम और दीगर ग़िज़ाई अजनास खरीद रहा था। जहाँ तक दौरे रूस के टॉपिक है, मैं समझता कि ये बिल्कुल एक गलतफहमी होगा अगर हम समझते हैं कि उससे हमारा अदम एतमाद से किरदार है। तो अगर वो वजह होता हुकूमत का जाने का तो उस पॉलिसी में कोई तब्दीली आ जाता। लेकिन हमारा पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है रूस और यूक्रेन के जंग के बारे में, हम कल भी न्यूट्रल थे और आज भी न्यूट्रल। तो हमारा ग़िज़ाई किल्लत, फूड इनसिक्योरिटी का मसला है, वो मेरे लिए बहुत परेशान कुन है। हम यूक्रेन से अपना वीट खरीदते थे, हम यूक्रेन से अपना फर्टिलाइजर खरीदते थे। हम उम्मीद कर रहे हैं, कोशिश हम चाहते ये है कि डिप्लोमेसी और डायलॉग के थ्रू ये जंग खत्म हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।